आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। दिल्ली में बीजेपी इख्तियार में वापस आएगी या केजरीवाल के सर सजेगा ताज, आज चलेगा पता। वोटों की गिनती जारी, इब्तिदाई रुझानात में बीजेपी आगे। दिल्ली के 19 मराकज पर सख्त सिक्योरिटी में वोटों की गिनती जारी। पहले पोस्टल बैलेट की हुई गिनती, दोपहर तक सूरत हाल वाज़ेह होने की उम्मीद। डीडी न्यूज पर दिल्ली असेंबली की तमाम 70 सीटों की मेगा कवरेज। डीडी न्यूज डेटा सेंटर दुरुस्त और काबिल एतमाद नताइज देने के लिए है तैयार। दिल्ली में आप और बीजेपी के दरमियान इल्जामात और जवाब इल्जामात का दौर। बीजेपी आप के खरीदो फरोख्त के इल्जामात पर हमलावर, कहा आप लीडर हार के खौफ से घबरा गए हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज आरबीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से करेंगे खिताब। इनकम टैक्स में दी गई अहम राहत समेत आम बजट की अहम तजावीज पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। तो दिल्ली की तमाम 70 असेंबली सीटों पर 5 फरवरी को हुए इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। इब्तिदाई रुझानात के मुताबिक बीजेपी आगे चल रही है। वोटों की गिनती के लिए दिल्ली के 11 अजला में 19 मराकज बनाए गए हैं। वोटों की गिनती के पेश नजर दारुल हुकूमत में हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट के साथ शुरू हुई। इस इलेक्शन में हुक्मरान पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी, बीजेपी के परवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस के संदीप दीक्षित समेत कई बड़े लीडरों का वकार दांव पर लगा हुआ है। कुल 699 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी लगातार चौथी बार हुकूमत बनाने की उम्मीद में है, वहीं बीजेपी 27 साल के बाद दिल्ली को फतेह करने के लिए कोशा है। कांग्रेस को भी यकीन है कि उसके वोट बैंक की वापसी से उसका खाता भी खुलेगा। डीडी न्यूज पर दिल्ली असेंबली की तमाम 70 सीटों की मेगा कवरेज दिन भर जारी रहेगी। डीडी न्यूज का डेटा सेंटर दिल्ली की हर सीट की सूरत हाल बताने के लिए तैयार है, जहां से हमारे नामानिगार दुरुस्त और काबिल एतमाद नताइज आप तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपको बता दें कि आज दिल्ली में कुल 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज पर आप लीडर और जंगपुरा असेंबली हल्के से उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमें मुकम्मल एतमाद है, हमारी हुकूमत बन रही है, अब हमें दिल्ली के लोगों के लिए मजीद काम करना है। पूरी तरह से आश्वस्त हैं और सरकार तो बनेगी। दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है भी और बहुत कुछ, बच्चों की शिक्षा के लिए और काम करना है। दिल्ली की वजीर आला और कालकाजी से आप उम्मीदवार आतिशी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि कालकाजी और पूरी दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होंगे। अरविंद केजरीवाल बड़ी अक्सरियत के साथ चौथी बार वजीर आला बनेंगे। ये जो चुनाव रहा है, कोई साधारण चुनाव नहीं रहा। हाँ। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई रही है। ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि कालका जी के लोग और पूरी दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ खड़े होंगे, काम के साथ खड़े होंगे, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होंगे। और पटेल नगर से आपके उम्मीदवार परवेश रतन अपनी जीत के बारे में पूरा एतमाद दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अच्छे नताइज देखेंगे, आम आदमी पार्टी दिल्ली में भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। एग्जिट पोल की बात करें तो आपको याद होगा हरियाणा में भी नज़र होगा, आपने सबको कांग्रेस को दिखाया था, मगर तो वहाँ का रिजल्ट और ऐसी कई राज्यों का रिजल्ट ऐसे रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का 2020 का आप चेक करिएगा और 15 का चेक करिएगा, उस टाइम भी बीजेपी को दिखाया जा रहा था, मगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर एक बड़ी बहुमत से दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। ये आपको अभी थोड़ा कुछ घंटे बाद नज़र आ जाएगा। और ग्रेटर कैलाश असेंबली सीट से बीजेपी उम्मीदवार शिखा राय ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज के दिन कालकाजी मंदिर जाकर पूजा की।
कालकाजी असेंबली हलके से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने कालकाजी मंदिर में पूजा की। अलका लांबा ने कहा कि मैंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कालकाजी के दौरे से किया। हमने अवामी मसाइल की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा है। अब दिल्ली के अवाम जो भी फैसला करेंगे हम उसे कबूल करेंगे। केजरीवाल को हमेशा आदत है सबूतों के बिना झूठ बोलकर भागने की आदत है। इस बार वो भाग नहीं भगाए जा रहे हैं। केजरीवाल हार रहे हैं नहीं दिल्ली से, मुझे पूरा ऐसा यकीन। मोती नगर असेंबली हलके से बीजेपी के उम्मीदवार हरीश खुराना ने कहा कि जिस तरह से हमें लोगों का रद्द-ए-अमल मिल रहा है, बीजेपी न सिर्फ मोती नगर बल्कि पूरी दिल्ली में 50 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। लोगों को परेशानी का सामना था, लेकिन उनके सवालों का जवाब देने के बजाय अरविंद केजरीवाल और उनका ग्रुप इल्जामात और जवाबी इल्जामात की सियासत कर रहा था। आज 27 साल के बाद बीजेपी की दिल्ली में इख्तिदार वापसी की कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। जनता का जो प्यार मिल रहा है, जो फीडबैक आ रहा है, चाहे को कार्यकर्ताओं का, पन्ना प्रमुखों का हो, चाहे वो मेरे बूथ अध्यक्षों का हो, या उस दिन काउंट जिस दिन पोलिंग थी उस दिन काउंट जो टेबल पे ऊपर जो लोगों का रिस्पांस था, जनता का रिस्पांस था, उससे साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ मोती नगर के अंदर बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर परचम लहराने जा रही है। और जो लोगों ने एक विश्वास किया था कि जब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बननी चाहिए, वो उसके लिए शायद वोट दिया है और वो अगले कुछ घंटे में चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से ऊपर जीतने जा रही है और मोती नगर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। ग्रेटर कैलाश असेंबली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने इंतखाबी नताइज से कबल मंदिर पहुंचकर पूजा की। आपको बताते चलें कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश असेंबली सीट से लगातार 3 बार जीत चुके हैं। गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात में उन्होंने बीजेपी की शिखा राय को शिकस्त दी थी। इस बार भी उनका मुकाबला बीजेपी की शिखा राय और कांग्रेस के गुरुवत संघवी से है। आम आदमी पार्टी के ही उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने कहा कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद अवाम अरविंद केजरीवाल को चौथी बार वजीर आला बनाने जा रही है। उन्होंने कांग्रेस के साथ किसी भी किस्म के इत्तेहाद को भी मुस्तरद कर दिया है। जनता चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल कुछ दिन में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और जगह से इस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी कंफर्टेबली सरकार बनाएगी। हमारा कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ ना होगा, ना हमें उनकी जरूरत है। किसी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को हटाने की कोशिश इस बार हर स्तर पे की गई है, चाहे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे पुलिस हो। तमाम शक्तियां जो हैं इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हुई हैं, मगर जनता का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी के साथ है। और मेरा मानना ये है कि तमाम प्रयासों के बावजूद जनता चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल कुछ दिन में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और जगह से इस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी कंफर्टेबली सरकार बनाएगी। हमारा कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ ना होगा, ना हमें उनकी जरूरत है। अगर जरूरत पड़ती है हमें कोई जरूरत नहीं है, बेफिक्र रहें। आम आदमी पार्टी अपने बल पे दिल्ली वालों के आशीर्वाद से सरकार बनाने जा रही है। मालवीय नगर से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने हनुमान मंदिर ग्रीन पार्क में पूजा की। बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली के रुझानात को देखते हुए ये यकीनी है कि बीजेपी हुकूमत बनाएगी। दिल्ली में रुझान दिख रहे हैं, जिस प्रकार से दिल्ली में लोगों का मूड दिख रहा है। दिल्ली जिस तरह से 20 साल पिछड़ी है, दिल्ली भी देश के साथ अपना विकास चाहती है, दिल्ली के गौरव को वापस करना चाहते हैं। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नया विकसित भारत का सपना दिया है, वो सपना दिल्ली भी देख रही है। तो मोदी जी के सपने के साथ दिल्ली चलेगी और कमल खिलेगा।
दिल्ली के साथ साथ पूरे मुल्क के लोग आज नताइज के ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वोटिंग के बाद आने वाले एग्जिट पोल की वजह से दारुल हुकूमत का सियासी दर्जा हरारत पहले ही ज्यादा था। दूसरी जानिब नताइज से एक रोज कबल सियासी पार्टियों के दरमियान हमलों और जवाबी हमलों का दौर रहा। आप लीडरों ने इल्जाम लगाया कि उन्हें बीजेपी की तरफ से कॉल मौसूल हो रही हैं और 15 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। इस मामले में बीजेपी लीडर विष्णु मित्तल ने दिल्ली के एलजी को खत लिखकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। विष्णु मित्तल ने मुतालबा किया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए इल्जामात की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो या किसी और जांच एजेंसी से कराई जाए। विष्णु मित्तल ने एलजी को लिखे खत में कहा है कि आम आदमी पार्टी के उस इल्जाम के जरिए बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश की गई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना के हुक्म के बाद एसीबी की टीम आप लीडर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर पहुंची। ताहम एसीबी टीम को केजरीवाल के घर से खाली हाथ लौटना पड़ा। एसीबी की टीम को केजरीवाल के घर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। आपके इल्जामात पर बीजेपी ने जारहाना अंदाज अख्तियार किया हुआ है। बीजेपी लीडरों ने आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगाया कि वो इलेक्शन हारने के खौफ से अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि आज दिल्ली इस इंतज़ार में है कि जो वो फैसला करने जा रही है उसके क्या नताइज सामने आ सकते हैं, और जो सियासी पार्टियां हैं उनमें पूरी जोर आजमाइश उन्होंने की है कि किस तरह से दिल्ली में अपनी हुकूमत का परचम लहरा सके। और करोल बाग असेंबली सीट से बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत कुमार गौतम ने झंडेवालान मंदिर के दर्शन किए। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के साथ साथ यूपी के मिल्कीपुर और तमिलनाडु के एरोड के ज़िमनी असेंबली इंतखाबात के नताइज का भी आज ऐलान किया जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस सीट यूपी की मिल्कीपुर सीट है, जहां ज़िमनी इंतखाब के वोटिंग के बाद एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत के इम्कान पर एसपी नाराज हैं। एसपी सरबराह अखिलेश यादव की तमाम उम्मीदें मिल्कीपुर ज़िमनी इंतखाब पर लगी हुई थी, लेकिन एग्जिट पोल्स की वजह से वो नर्वस दिखाई दे रहे हैं। मजमूई तौर पर मिल्कीपुर असेंबली सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। ये सीट समाजवादी पार्टी लीडर अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अब इस सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभानु पासवान के दरमियान सख्त मुकाबला है। ये चंद घंटों में तय हो जाएगा कि अवाम किसको तरजीह देते हैं। ये अलग बात है कि कुल 10 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम से होगा। दूसरी तरफ तमिलनाडु की एरोड असेंबली सीट पर ज़िमनी इंतखाब के नताइज का ऐलान भी आज किया जाएगा, जो सीनियर कांग्रेस लीडर EVKS एलंगोन के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज दिल्ली वाले ये बता देंगे कि उन्हें कौन सी पार्टी चाहिए, और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमरेंद्र गुप्ता। अमरेंद्र से बात करते हैं। अमरेंद्र, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरी दिल्ली की जो नज़रें हैं वो एग्जिट पोल पर भी हैं और नताइज पर रहेंगी कि क्या होने जा रहा है दिल्ली का फैसला। आप क्या कहते हैं? देखिए रेशमा, ये जो है अभी काउंटिंग चल रही है और शुरुआती रुझान आ गए हैं, जिसमें अगर देखें तो रुझानों को तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में एक अच्छी टक्कर देखने को मिल रही है। और लगभग 35-36 सीटों पर जो इस वक्त जो रुझान में भारतीय जनता पार्टी आगे है, वहीं आम आदमी पार्टी जो है 32 सीटों पर आगे है। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी इस बार जो है मुकाबले में है और शुरुआती रुझान में 2 सीटों पर वो इस वक्त आगे चल रही है। तो जिस तरह से मैं जो चुनाव प्रचार है, देखिए एक बड़ी साख की लड़ाई है। इस बार का जो मुकाबला है खासा टफ कहा जा सकता है। जिस तरह से
पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार रही है और जो मुद्दे थे जो जिसको लेकर दिल्ली के विकास के मुद्दे हों, यमुना पॉल्यूशन के मुद्दे हों, वो मुद्दे खासे हावी रहे। और इस चुनाव में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों को हवा दी और लगातार जो है मतदाताओं से ये कहा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो दिल्ली से वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। और यही वजह बनी कि लगभग अगर आप देखें जो मतदान से 5 दिन का पहले का जो वक्त है उसमें अगर 29 जनवरी 31 जनवरी और 2 फरवरी के चुनावी जो रैलियां हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी एक रैली देखें तो उसमें ये साफ तौर पर ही बताया गया कि किस तरह से इन्होंने दिल्ली को जो है लगातार जो सिर्फ वादे किए हैं और जमीनी हकीकत नहीं की। और उन्होंने संबोधन किया कि ये आपदा की सरकार है, यानी कि दिल्ली को आम आदमी पार्टी ने एक आपदा की सरकार बनाया है और वो कहीं ना कहीं जो अपने वादों को पूरा करने में नाकामयाब रही है। तो जनता ने अपना मन बनाया और जिसकी सबसे बड़ी बात जो है दिल्ली में जो है इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज रेशमा है वो लगभग 62.5% है। और अगर हम महिला मतदाताओं की बात करें तो 72 लाख से ज्यादा इस बार महिला मतदाताएं थी और उसमें 60% महिला मतदाताओं ने अब मतदान में भाग लिया। और सबसे बड़ा जो वोट बैंक था आम आदमी पार्टी का वो मिडिल क्लास महिलाएं थी, यानी कि डबल एम फैक्टर था जिसके तहत आम आदमी पार्टी का जो इससे कह सकते कोर वोट बैंक था और उसी कोर वोट बैंक पे ये 2 बार लगातार सत्ता में रहे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जिस तरह से मतदान हुआ और जिस तरह से शुरुआती रुझान आ रहे हैं तो इनका जो कोर वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महिला मतदाताओं का जो रुझान दूसरी पार्टियों की तरफ गया। और जिसमें सबसे ज्यादा अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि दिल्ली में जो डेवलपमेंट है वो महिलाओं के सशक्तिकरण और बेहतर रोजगार के साथ साथ राजधानी दिल्ली की एक बेहतर तस्वीर जाए उसको लेकर किया गया। इसमें दूसरा एक अहम पहलू रेशमा मैं बता दूं कि दिल्ली में जो है यूथ वोटरों की संख्या 2,08,000 है और ये यूथ वोटर भी इस वक्त टर्नआउट हुआ है। और कहीं ना कहीं यूथ वोटर ये समझता है कि किन मुद्दों पे किसको हमें चुनना है और इस बार वो मुद्दे देखने को मिले। और सबसे तीसरी और अहम बात बताऊं कि इस बार जो है जो 21 से और 27 साल के जो यूथ वोटर्स थे जो राजनीति को समझते हैं, जो देश की दिशा को समझते हैं, जिनको पता है कि किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए, वो जो 26 लाख मतदाता थे उनका भी एक अहम रोल है। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है एक कांटे का मुकाबला है और एक एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह की आम आदमी पार्टी की देखी जा रही है। उसके अलावा जो आप बात करें जो मुद्दों की बात वो इस बार जो है जनता उसको समझ रही है, उसी को बिल्कुल अमरेंद्र जो अवाम है 699 लोगों की ईवीएम में किस्मत कैद की है। जो अवाम है, जो जनता है वो मुद्दों को देख रही है, उनको क्या चाहिए वो ये देख रही है। वहीं अगर हम यहाँ बात करें बीजेपी की तो तकरीबन 27 साल के बाद एक बार फिर बीजेपी अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। और क्योंकि इस बार हमने देखा कि त्रिकोणीय जो ये मुकाबला देखने को मिल रहा था कांग्रेस में, आप में और बीजेपी में, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी तक के जो रुझानात हैं उसमें बीजेपी आगे चल रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ ये कहें कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो हर तरह से दिल्ली में अपनी सरकार बना ले। निश्चित तौर पर रेशमा आपने ठीक कहा कि दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों से सत्ता में नहीं है और 1998 के बाद से वो लगातार ये प्रयास कर रही है कि दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा कि 2013 में जो अरविंद केजरीवाल ने कॉलिशन की सरकार बनाई जिसमें जो है कांग्रेस का समर्थन था, लेकिन वो सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई और 49 दिन बाद वो सरकार नहीं चली। उसके बाद 2015 और 2020 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। तो ये एक बड़ा गैप था भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इस बार के जो कैंपेन था उसको देखें तो उसमें मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगर जोड़ी की बात करें और पिछले कई चुनावों की बात करें तो उसमें आप देखिए दक्षिण भारत के राज्यों के अलावा अगर बात करें जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने या तो अपनी बहुमत की सरकार बनाई है या कॉलिशन की सरकार बनाने में कामयाब हुए। तो एक बेहतर प्रदर्शन उनका रहा है। और लेकिन एक बड़ा चैलेंज था दिल्ली का चुनाव और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी पहलुओं को समझा और उसी तरह से मतदाताओं के बीच में गए और कहीं ना कहीं इस बात को कन्विंस करने में कामयाब हुई भारतीय जनता पार्टी कि दिल्ली में बदलाव चाहिए और वो बदलाव डेवलपमेंट के नाम पे होना चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए और जिस तरह के वादे दिल्ली से किए गए उसको पूरा होना चाहिए। दूसरी एक अहम बात रेशमा मैं और बता दूं कि इस बार कांग्रेस के लिए भी बड़ी एक साख की लड़ाई थी, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार जो है जब चुनाव प्रचार में गई तो आप देखें कि 2013 से जो शीला दीक्षित के जो मॉडल की बात करती आई है, लगातार जो दिल्ली में जो आमचूल परिवर्तन हुए और जो आधारभूत जो डेवलपमेंट हुए उसकी
की बात करती है तो इस बार जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी जो है मजबूती से चुनाव लड़ा है। और सबसे एक अहम और इम्पोर्टेंट बात है जो वोट शेयर, यानी कि कांग्रेस का जो वोट शेयर रेशमा अभी तक का अगर पिछले विधानसभा चुनाव को देखें तो लगभग 4.5% वोट बैंक था। और एक बड़ा चैलेंज था कि न सिर्फ कांग्रेस अपने खोए हुए जमीन को तलाशने और मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही थी, उसका पहला जो मेन फोकस था कि कहीं ना कहीं सीटें भले कम आए लेकिन वोट बैंक बढ़े, यानी कि लोगों में विश्वास पैदा कर सके। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है इस बार लोगों के बीच में विश्वास पैदा करने में कामयाब हुई और थोड़ा सा वोट बैंक कांग्रेस का बढ़ेगा, यानी कि 10 से 12% जा सकता है। तो कहीं ना कहीं 1-2 सीटें भी आएंगी। रेशमा आप कुछ कह रही थी? बिल्कुल, कांग्रेस भी अपनी पूरी कोशिश में है कि कम से कम दिल्ली में अपना खाता खोल सके। वहीं बीजेपी कोशिश में है कि डबल इंजन की सरकार बना सकें और आपकी भी पूरी कोशिशें जारी हैं। आप अपनी नज़र बनाए रखें इस पूरा फैसला कि दिल्ली की क्या तस्वीर हम देखेंगे शाम तक, अपनी नज़र बनाए रखें और आपसे हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस पूरी मालूमात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के अरकान से खिताब करेंगी। वो हाल ही में पेश किए गए आप 2025-26 के अहम तजावीज़ के बारे में भी इत्तला देंगी। अपने खिताब के दौरान वजीर खजाना बजट में उठाए गए इक़दामात के बारे में बताएंगी और 7 फरवरी को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के नताइज के ऐलान के एक दिन के बाद मुल्क की नजरें निर्मला सीतारमण के खिताब पर होंगी। मरकजी वजीर खजाने के साथ वजीर मुमलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी और मालियात के सेक्रेटरी, इक़्तिसादी उमूर के सेक्रेटरी, अखराजात के सेक्रेटरी, मालियाती खदमात के सेक्रेटरी और दीगर अफसरान भी शामिल होंगे। सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला आज से शुरू हो गया है। हरियाणा के भरपूर विरसे और सकाफती रिवायत को मुल्क और दुनिया के सामने दिखाने का एक ताकतवर जरिया है। मरकजी वजीर सियाहत और सकाफत गजेंद्र सिंह शेखावत ने 7 फरवरी को 38वें बैनुल-अक़वामी दस्तकारी मेले का इफ्तिताह किया। इस बार मेले में बैनुल-अक़वामी शिरकत भी बेमिसाल है। मेले में 42 ममालिक से 648 शुरा हिस्सा ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। सूरजकुंड में 7 से 23 फरवरी तक मुनाकिद होने वाला 38वां सूरजकुंड बैनुल-अक़वामी दस्तकारी मेला नई तवानाई और जोश के साथ फन और सकाफत की तारीख रकम करने जा रहा है। सियाहत और सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने जुमे को 38वें बैनुल-अक़वामी दस्तकारी मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी और रियासती वजीर डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद थे। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये मेला भारत की सकाफती शान को दुनिया के सामने पेश करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन रहा है। मरकज की मोदी हुकूमत और हरियाणा हुकूमत की मुश्तरका कोशिशों से ये दस्तकारी मेला एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। ये एक ऐसा अवसर है जब सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात करते हैं, जिस तरह से भारत ने पिछले 10 साल में प्रगति की है और जिस गति के साथ में प्रगति की है उसके साथ भारत की एक नई पहचान पूरे विश्व भर में सृजित हो रही है। इस मेले में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पहले से कहीं ज्यादा शराकतदारी देखने को मिल रही है। इस मेले में 42 ममालिक से 648 शुरा हिस्सा ले रहे हैं। वही मेले में उड़ीसा और मध्य प्रदेश 2 थीम रियासतें हैं। सयाहों को दीगर रियासतों के साथ साथ उन थीम रियासतों की भरपूर सकाफत की झलक देखने को मिलेगी। हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने इस मौके को हरियाणा के सकाफती विरसे के लिए काबिल फख्र कामयाबी करार दिया। इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में हमारे सामने सैकड़ों ऐसे शिल्पकार मौजूद हैं जिन्होंने वर्षों के अथक प्रयास और साधना से अपनी शिल्प कला को निखारा है। इस मेले के लिए सभी तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि यहाँ सयाहों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। सिक्योरिटी के पेश नज़र मेले में होने वाली हर सरगर्मी की CCTV के जरिए निगरानी की जाएगी। मुल्क के साथ साथ हरियाणा अपनी सकाफती रवायत को मुल्क और दुनिया में फैलाने का एक मजबूत जरिया बनने जा रहा है। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला भारत की भरपूर आर्ट की रवायात को बरकरार रखते हुए दुनिया का सबसे बड़ा दस्तकारी मेला बन गया है। इस साल के मेले में खुसूसी पुरकशिश मकामात और शानदार पेशकश इसे नई बुलंदियों तक ले जाएंगी। मेले के दौरान सयाहों को मौसीकी और रक्स का अनोखा संगम देखने को मिलेगा, जिसमें मुल्क भर के नामवर फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे।
इस बार उड़ीसा और मध्य प्रदेश की रिवायती सकाफत तवज्जो का मरकज होगी। हरियाणा और भारत की वो साझी संस्कृति जो कहीं न कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वाकई जो भारत में है, जो हरियाणा में है, वो अन्यत्र कहीं नहीं है। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज, सूरजकुंड मेला क्षेत्र, फरीदाबाद। और बिहार में डबल इंजन वाली हुकूमत की वजह से तरक्की की रफ्तार बढ़ी है। रियासत में शाहराहों और एक्सप्रेसवेज का जाल बिछा दिया गया है। अब बिहार हुकूमत ने मशरकी चंपारण जिले में 106 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन कॉरिडोर बनाने की तजवीज को मंजूरी दे दी है, जिससे मजहबी सियाहत को फरोग मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार को सियाहती मरकज बनाने की समत में अहम प्रोजेक्टों की मंजूरी। सियाहत को फरोग देने के लिए काम कर रही है बिहार सरकार। काशी जैसा होगा मशरकी चंपारण जिले का सोमेश्वर नाथ धाम। बिहार के 6 बड़े मंदिरों के लिए रियासती हुकूमत ने खोला खजाना। सोमेश्वर नाथ मंदिर की तरक्की के लिए 106 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी। होटलों और सयाहों से मुताल्लिक बेहतर सहूलियात की जाएंगी तैयार। सयाहों की तादाद बढ़ेगी, मुकामी लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार में सियाहत की तरक्की से रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। इसके लिए सियाहती मुकामात पर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। रियासती हुकूमत ने मशरकी चंपारण जिले में सोमेश्वर नाथ धाम की सियाहत की तरक्की के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इस जगह को ग्रीन कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। इसके लिए वजीर आला नीतीश कुमार की जेर सदारत काबीना की मीटिंग में 106 करोड़ रुपए के इखराजात को मंजूरी दी गई है। रामायण सर्किट की हम बात करते हैं, अब हम इको टूरिज्म की बात करते हैं, वाटरफॉल्स की बात हम करते हैं, बर्ड सेंचुरीज की बात करते हैं, टाइगर रिजर्व की हम बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत स्कोप है। और जब बेटर फैसिलिटी, होटल्स बेहतर आते हैं तो जो भी टूरिस्ट आता है वो चाहता है कि उनको एक उच्च स्तरीय रहने की सुविधा मिले, बेटर सड़क कनेक्टिविटी मिले। सोमेश्वर नाथ मंदिर की सियाहत की तरक्की के लिए 54.22 करोड़ रुपए की लागत से 2 पुल तामीर किए जाएंगे। इसके साथ ही अरेराज में सोमेश्वर नाथ धाम से फतुहा चौक तक सड़क को 70 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ा किया जाएगा। समझा जाता है कि इसके बाद यहां आने वाले सयाहों की तादाद में कई गुना इजाफा हो जाएगा और इलाके में बेहतर होटल और सयाहों से मुताल्लिक सहूलियात होंगी। इससे मुकामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 106 करोड़ से भी थोड़ा ज्यादा इस अरेराज नगर के विकास के लिए मिला है। ये संपूर्ण शहर के विकास के लिए है और मंदिर का विकास यहाँ का मतलब सर्वांगीण विकास। अरेराज का इतिहास तो बहुत प्राचीन है, मंदिर का विकास का बहुत गति मिल रही है। वजीर आला नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान मशरकी चंपारण के इस इलाके को तरक्की देने का वादा किया था। वजीर आला की हिदायत पर बिहार टूरिज्म टीम और दीगर ओहदेदारों ने इस जगह का मुआयना किया है और रियासती हुकूमत को रिपोर्ट पेश की है। प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने एक घोषणा कर दी कि 54 करोड़ रुपया पर्यटन विभाग से मंदिर अरेराज के विकास के लिए। कहा जाता है कि सोमेश्वर नाथ मंदिर की तारीख बहुत कदीम है। लोगों का इस मंदिर पर बहुत ज्यादा एतमाद है। मशरकी चंपारण का ये इलाका रूहानी और कुदरती नुक्ते नजर से तवज्जो का मरकज है। सीएम नीतीश कुमार दिसंबर से लगातार प्रगति यात्रा पर हैं। इस दौरान वो लोगों से सीधे संवाद करते हैं और फिर उनसे विकास से जुड़े मुद्दों पर एक्शन लेते हैं। सीएम की इस यात्रा का डायरेक्ट एक्शन अब देखने को मिल रहा है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।